Assalamu alaikum students, how are you? I am Badr Iqbal from Physics Department DPS and College Okada। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी दो एग्जांपल्स, एक मास अटैच विद द स्प्रिंग और दूसरा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन है ये भी उसके टाइम पीरियड के हवाले से, क्योंकि इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं और MCQs के रिलेटेड भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इन चीज़ों को समझने से ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद ब्रॉड होगा। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन दीज फैक्टर्स विल चेंज। कि अगर मैस ऑफ द बॉब को चेंज कर दिया जाए, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम की बॉब का मैस आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप बढ़ा दें या कम कर दें, तो उस पर उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड चेंज कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर लेंथ को चेंज कर दें तो क्या होगा, और वैल्यू ऑफ जी जो है वो उसको चेंज कर दिया जाए अगर, तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए डेफिनेटली हमें टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का फार्मूला चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का फार्मूला 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। तो अब आपके सामने ये जो टाइम पीरियड है ये ओनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। अगर हम बात करें मास ऑफ द बॉब की, तो ये थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा। ये आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है, मेरे पास इसकी ये बॉब है। ये क्वेश्चन ये है कि अगर बॉब का जो साइज़ है या इसका जो मैस है इसको चेंज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यहाँ पे मैस का कहीं जिक्र नज़र नहीं आ रहा। अब अगर यहाँ पे कहीं मैस का जिक्र ही नहीं है तो फिर मैस को आप बढ़ा लें या कम कर लें तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगली बात है जी एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि लेट्स से कि ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ये इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड है। अब आपके पास ये इस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता हुआ सिंपल पेंडुलम जो है वो जो भी टाइम लेगा, तो अगर आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, यहाँ पे ले जाएं, तो एम्पलीट्यूड का जिक्र देखें कहीं टाइम पीरियड के अंदर है, टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर कहीं एम्पलीट्यूड का जिक्र हमें नज़र नहीं आ रहा। तो एम्पलीट्यूड को चाहे आप बढ़ा दें चाहे आप कम कर लें तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है, हम इसके हमारे पास इसका ये टाइम एम्पलीट्यूड है, हम इस एम्पलीट्यूड के साथ अगर इसको वाइब्रेट करवाना चाहें तो ये देखिएगा, तो इसका एक टाइम पीरियड आएगा। ये देखें, इसने 1 वाइब्रेशन कंप्लीट किया अपना और इसमें कोई टाइम लगा। तो अब अगर हम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा दें, पहले से ज़्यादा कर दें, तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो उतना ही वो उसी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा, यानी कि सेम टाइम लेगा दूसरा वाइब्रेशन सेकंड एम्पलीट्यूड के साथ कंप्लीट करने में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड को अगर आप कम रखें या बढ़ा दें, टाइम पीरियड के ऊपर कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ चेंज। जी, मैस ऑफ द बॉब को चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं जी लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज कर दिया जाए, स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज कर दिया जाए तो फिर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम के पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि लेंथ जो है वो टाइम पीरियड का एक फैक्टर है, यानी कि लेंथ को चेंज कर देने से टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और है भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप लेंथ को ही कम कर देंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं
कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इफ़ लेंथ इज़ इंक्रीज्ड टाइम पीरियड विल आल्सो इंक्रीज, इफ़ लेंथ इज़ डिक्रीज टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट है जी वैल्यू ऑफ जी, कि वैल्यू ऑफ जी अगर चेंज हो जाए तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको नज़र आ रहा है फार्मूले के अंदर जी जो है वो भी एक फैक्टर है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड और जो ये स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वैसे भी एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर वैल्यू ऑफ जी किसी जगह पे कम हो जाती है तो वहाँ पे टाइम पीरियड उसी लेंथ के साथ जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर जी की वैल्यू वहाँ किसी ऐसी जगह पे हम इसी सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट करके ले जाएं जहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो उस जगह पे टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम विल डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मून की सरफेस जो होती है ना, मून की सरफेस चाँद, तो चाँद पे जाके वैल्यू ऑफ जी जो है वो होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये आप सब जानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लेते हैं, वैसे तो 9.8 होती है लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। अगर अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो ये वैल्यू 1.6 है, ये वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जब ये कम वैल्यू यहाँ पे लगेगी जी की वैल्यू एट मून, यानी हमारे पास अगर ये सिंपल पेंडुलम है ना, ये सिंपल पेंडुलम, इसको एज इट इज़ उठा के इसी लेंथ के साथ मून पे ले जाएं, मून की सरफेस पे ले जाएं, तो वहाँ पे चूँकि जी की वैल्यू इतनी होती है, कम होती है, जी की वैल्यू जब कम वहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जी की वैल्यू कम तो टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा। अच्छा जी, अब अगर हम अर्थ पे आ जाते हैं, यानी इसी सिंपल पेंडुलम की इसी लेंथ के साथ अर्थ पे वापस रिटर्न करते हैं, तो अर्थ पे क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। अब अगर हम यहाँ पे अर्थ पे जी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा। जी की वैल्यू 1.6 से इंक्रीज़ कर गई, 10 हो गई। जब जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई तो क्या होगा, टाइम पीरियड उसी सिंपल पेंडुलम का, यानी उसी लेंथ वाले, सेम लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी की वैल्यू इंक्रीज़ होने से। तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी एंड टाइम पीरियड बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर जी की वैल्यू कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा, अगर जी की वैल्यू ज़्यादा तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम। अच्छा जी, ये आपके बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। उनमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड। अगर आप सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है, सिंपल पेंडुलम जो है इसकी लेंथ को क्या करें, डबल कर दें। मैं यहाँ पे इसको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये जी आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी ये लेंथ है L, ठीक हो गया। अब अगर आपके पास एक और सिंपल पेंडुलम हो, उसकी लेंथ को इसकी लेंथ से क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो ये वाली जो लेंथ है इसको आपने L डैश कहना है और ये 2L के इक्वल है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि हमारे पास दो सिंपल पेंडुलम्स हैं, एक की लेंथ L है और दूसरे सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो पहले वाले सिंपल पेंडुलम से डबल कर दी हमने। तो बताइए कि टाइम पीरियड जो होगा उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो आप सब जानते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला है वो 2πL/g स्क्वायर रूट इस तरह से होता है। तो हम ये चीज़ें लेट करते हैं यहाँ पे कि कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द लेंथ L, यानी इसका टाइम पीरियड है कैपिटल T, और जो दूसरा हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 2L है उसका जो टाइम पीरियड है उसका नाम हमने T डैश रखा हुआ है। तो अब अगर हम लेंथ को चेंज करना चाहें तो क्या होगा, तो ये हमारे पास जो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो T डैश कहलाएगा और वो बन जाएगा 2πL की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा, 2L/g स्क्वायर रूट।
जी। तो अब क्या होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि हम यहाँ से 2 स्क्वायर रूट जो है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट अगर यहाँ से कॉमन आ जाता है सेपरेट होके, तो ये बच जाएगा 2 पाई एल ओवर जी, 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। ये वाला फैक्टर जो है ये बाकी बच जाएगा। अब अगर गौर से देखिए तो ये वाला जो फैक्टर है क्या ये यही नहीं है, और ये वाली जो सारी की सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इनिशियल टाइम पीरियड के इक्वल है। यानी कि टाइम पीरियड ऐसा जिसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल है। तो हम इस वैल्यू को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, न्यू टाइम पीरियड जो है हमारा चेंजिंग लेंथ वाला, चेंज्ड लेंथ वाला, वो बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट, और इसकी जगह पे हम कैपिटल टी लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब देखिए ये चेंजिंग लेंथ वाला टाइम पीरियड और ये ओरिजिनल टाइम पीरियड जिसकी लेंथ एल है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसकी लेंथ 2l है। तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ये जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है उससे कितना इंक्रीज़ कर जाएगा, बाई अ फैक्टर 2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट को अगर आप ओपन करें तो ये वैल्यू बनेगी 1.41। तो अब चूँकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जब ग्रेटर देन 1 वाली कोई वैल्यू किसी दूसरी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो उस चीज़ की वैल्यू को वो बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजिंग लेंथ, इंक्रीज्ड लेंथ वाला जो सिंपल पेंडुलम होगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो जो ओरिजिनल जो टाइम पीरियड है, जो पहले वाला जिसकी लेंथ एल है, एल लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके टाइम पीरियड से इतने गुना बढ़ जाएगा। द टाइम पीरियड विल इंक्रीज्ड बाई 1.41 टाइम्स। तो 1.41 टाइम्स टाइम पीरियड जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कब कि जब हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। दोबारा करें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो शायद एक दफ़ा बोर्ड के अंदर आया हुआ है, और इसको भी आप अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि आपने पिछली 2 एग्जांपल समझी हुई हैं, अंडरस्टैंड की हुई हैं, लिहाजा ये आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। हमारे पास एक बाउल है जी, ये एक बाउल है, इसके सेंटर के अंदर हमने एक बाल प्लेस की हुई है, ये बाल है और ये एक बाउल है। तो जब ये बाल जो है अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, ओरिजिनल पोजीशन पे है, या अपनी मीन पोजीशन इसको कह लें, तो इसके ऊपर 2 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी होती है तो सरफेस जो है उस चीज़ के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है, और वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है वो उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है। अगर वेट बॉडी का डाउनवर्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतनी ही वेट के इक्वल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर होती है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ इस बॉल के ऊपर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, लिहाजा ये बाल किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस बाल को यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना है। हम इसको ये एम्पलीट्यूड इसका बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब बाल को हम ला के फ्री करते हैं, छोड़ते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन की तरफ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन या अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे आते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से इनर्शिया जो है वो इसको यहाँ पे स्टॉप होने नहीं देता। लिहाजा ये
जितना डिस्प्लेसमेंट इसको हमने इधर से इधर कवर करवाया है एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये इधर से इधर कवर करेगी और ये बॉडी जो है ये इस सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगी। यहाँ पे आके दोबारा से ग्रेविटी की वजह से ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। यहाँ पे आके मैक्सिमम वेलोसिटी और इनर्शिया का सामना करना पड़ेगा और इनर्शिया की वजह से क्या करेगी, ये आगे चली जाएगी। तो इसी तरह से ये आप इसको पोजीशन को ओ कह लें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। ये ए और बी दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वाइब्रेट करेगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन ओ। अपनी मीन पोजीशन ओ के अबाउट ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि ये फ्रिक्शन का भी सामना करना पड़ेगा इसको। अगर हम आइडियल सिस्टम लें तो ये सारे का सारा जो सिस्टम होगा ये फ्रिक्शन लेस होगा, लेकिन क्योंकि आइडियल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जो होगी वो बॉल एंड बाउल के दरमियान ज़रूर होगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होके ये दोबारा से ये बॉल स्टॉप कर जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग वाइब्रेशन अगर हम बात करें तो ये ड्यूरिंग वाइब्रेशन ये जो बॉल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो आपने बुक से याद करनी है, आपने बार बार यहाँ पे समझी हुई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब किसी भी किस्म की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने देखी हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, हम इनको एक दफ़ा सिर्फ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन, कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है वो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट क्या करती है, वाइब्रेट करती है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की ही टाइप होनी चाहिए, होती है। इट्स एक्सेलरेशन, ये स्मॉल ए जो है इसका मतलब है एक्सेलरेशन। इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो तीन एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, तीनों की तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है। चाहे मैस अटैच टू द स्प्रिंग वाली मिसाल ले लें, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, आप बॉल एंड बाउल की एग्जांपल ले लें, तो तीनों के अंदर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा जी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को कम कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर 4, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड ज़ीरो ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन। आपने मैस अटैच विद द स्प्रिंग वाली एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल और बॉल एंड बाउल वाली एग्जांपल, तीनों के अंदर देखा कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है या ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडी जो SHM को एग्जीक्यूट करती है, उसके अंदर जब भी बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। और जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। और वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी उसकी मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने ख़त्म कर लिया है। इसके जो तीनों केसेस हैं उन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने डेफिनेशन को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना है। इसके तीनों केसेस को जो हमने डिस्कस किए हैं इंडिविजुअली हर एक एक लेक्चर के अंदर, उनको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। और इसके रिलेटेड जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको बताई थी, जैसे कि टाइम पीरियड है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, और इसके अलावा आपने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो इन सब को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और